हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी आईटी का चैप्टर वेब एप्लीकेशंस। बहुत ही बेसिक सा यह चैप्टर है और सीखना भी बेसिक ही लेवल पे है। इसके अंदर ना 11 या फिर 10-11 सेशंस होंगे। वो सेशंस हम बारी बारी कवर करने वाले हैं और बहुत ईजी सा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सेशन नंबर 1 की तरफ बिना किसी देरी के। ओके, सो क्या होता है, हम में से कई लोगों को डिसेबिलिटी हो जाती है। किसी को आंख की डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी को हैंड्स की, किसी को पूरी बॉडी की। मतलब जिस भी एरिया में होती ना वो एरिया अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। जैसे आईज में हुई तो हम देख नहीं पाएंगे, हाथ में हुई तो हम हाथ को मूव नहीं कर पाएंगे, कानों की हुई तो हम अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, जीभ की हुई तो हम अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाएंगे, नाक की हुई तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, है ना, स्किन की हुई तो हम कुछ फील नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी ऐसी डिसेबिलिटी हो जाती है, समझ रहे हो। तो ये होता है। तो जैसे किसी भी इंसान को डिसेबिलिटी हो गई तो वो कैसे कंप्यूटर यूज कर सकता है, या फिर कंप्यूटर ने उनके लिए कुछ किया है क्या जिसकी वजह से वो लोग इजीली काम कर सके, एक्सेस कर सके नेटवर्क्स को, डिवाइसेस को। तो वो सब हमें इस सेशन नंबर 1 में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होती है कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि यूजर फ्रेंडलीनेस, कि हर एक के लिए कंप्यूटर सिस्टम यूजर फ्रेंडली हो, चाहे किसी को डिसेबिलिटी हो, चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो, किसी भी तरह, रिगार्डलेस ऑफ द डिसेबिलिटी। इट एनेबल्स अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट टू यूज अ कंप्यूटर। इसकी वजह से ही जिस इंसान को डिसेबिलिटी है वो कर सकता है एक कंप्यूटर को यूज बड़े आसान तरीके से। और इसको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देखो यहाँ पर बहुत सारी ऐसे इम्पेयरमेंट्स बता रखी हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर की यूसेज पे कुछ असर पड़ता है। जैसे कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ADHD जिसको हम ऑटिज्म भी बोलते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, मोटर इम्पेयरमेंट है। तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग इम्पेयरमेंट होती है, डिसेबिलिटी होती है जिसकी वजह से कंप्यूटर पे इम्पैक्ट पड़ता है ना। अब कंप्यूटर ने क्या किया है इन लोगों के लिए, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पर टू लॉन्च एसेसिबिलिटी ऑप्शन, विंडोज एक्सपी में अगर आप स्टार्ट के ऑप्शन पे जाओगे, कंट्रोल पैनल पे जाओगे और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को अगर आप लॉन्च करोगे, तो अब हम देखते हैं कैसे कैसे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो कीबोर्ड टैब पे कि कीबोर्ड में कैसे कैसे फंक्शंस है ना। तो कीबोर्ड टैब एक ऐसा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है जहां पर कीबोर्ड डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन उसमें कौन कौन सी कीज आती हैं। सबसे पहला होता है स्टिकी कीज। स्टिकी कीज एक ऐसा एक्सेसिबिलिटी फीचर है जिसकी वजह से कंप्यूटर यूजर्स जो हैं जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी है उनको हेल्प मिल जाती है कि वो स्टिकी कीज की वजह से कीबोर्ड को यूज कर ले, है ना। लेकिन ये दूसरे लोग भी यूज कर सकते हैं जिनको रिपीटेटिव स्ट्रेन वगैरह आते रहता है। नेक्स्ट इज फिल्टर कीज। फिल्टर कीज भी एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ही एक फीचर है जिसकी वजह से कीबोर्ड को बोला जाता है कि अगर बार बार तुम पे प्रेस किया जाए तो कभी कभी उस चीज को इग्नोर भी कर देना। तो ये एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह, जैसे जैसे इंसान को हैंड ट्रेमर्स का, जिनके हाथ जो है वो ज्यादा बार कांपते हैं, उन लोगों के लिए इजी हो जाता है कि वो आराम से फिर काम कर सके। इस केस में माइक्रोसॉफ्ट ने कीबोर्ड में एक ऐसा फंक्शन डाला हुआ है कि अगर तुम पे रिपीटेड की स्ट्रोक्स करे जाए तो तुम इसको इग्नोर कर देना। अगला है टॉगल कीज। टॉगल कीज भी एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है जिसको उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनको विजन इम्पेयरमेंट है, जिनको देखा जा नहीं, जो आराम से देख नहीं पाते। टॉगल कीज जैसे ही टर्न ऑन हो जाती है तो वो कुछ ना कुछ साउंड निकालती है। जैसे मान लो कैप्स लॉक ऑन करी तो साउंड निकाल दी, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक ऑन किया तो आवाज निकाल दी। तो इससे टॉगल की से पता चल जाता है कि कौन सी की जो है आपने प्रेस की है। नेक्स्ट अगला है साउंड टैब। साउंड टैब में से क्या होता है, साउंड निकलती है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला है साउंड सेंट्री। साउंड सेंट्री जो है उन लोगों के लिए हेल्प के लिए डिजाइन की गई है जिनको ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है ना। या तो जैसे किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो उन लोगों के लिए वार्निंग्स आ जाती है, जैसे कि टाइटल बार ब्लिंक करने लग जाएगी, जैसे कि समझ में आ जाएगा कि अच्छा कुछ हुआ है, फ्लैश होने लग जाएगा बॉर्डर, या फिर कंप्यूटर ही कोई साउंड जनरेट करेगा। अगला है शो साउंड। शो साउंड में क्या होता है, इट इंटरप्ट्स एप्लीकेंट्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन बाय साउंड, ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली थ्रू टेक्स्ट, कैप्शन और इंफॉर्मेटिव आइकन्स। साउंड तो बजे ही बजे कि आपने अभी क्या प्रेस किया है या फिर क्या किया है, साथ ही साथ विजुअली भी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए या फिर इंफॉर्मेटिव आइकन्स के द्वारा कुछ लिखा जाए जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपने कंप्यूटर पे क्या प्रेस किया है, इस तरीके से। अगला है डिस्प्ले टैब।
डिस्प्ले टैब में क्या होता है कि आपके सामने स्क्रीन होती है जिसके ऊपर इंफॉर्मेटिव चीज़ें लिखी रहती हैं। सबसे पहले तो हाई कॉन्ट्रास्ट एक ऐसा फीचर है, जैसे जिन लोगों को विजन इम्पेयरमेंट हो जाता है तो वहाँ पर फ़ॉन्ट का जो वर्ड्स होते हैं उनका फ़ॉन्ट साइज़ या फिर फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाए कंप्यूटर की स्क्रीन को, या फिर थोड़ा-थोड़ा समझ में आ पाए आपका कि उसपे है क्या कंप्यूटर की स्क्रीन पे, है ना? नेक्स्ट इज़ कर्सर ऑप्शन भी कुछ ऐसे हो कि वो उसका ब्लिंकिंग रेट ज़्यादा कर दे कि थोड़ा बहुत आँखों को पता चल जाए कि ये हो क्या रहा है। दूसरा कर्सर की विड्थ बढ़ा दी जाए इस तरीके से। नेक्स्ट इज माउस टैब। जिन लोगों को माउस के लिए डिफिकल्टी आती है तो वो माउस कीज का कैसे यूज कर सकता है। क्या होता है, कीबोर्ड में ही माउस के लिए एक ऑप्शन लगा दिया जाता है, जैसे कि न्यूमेरिक कीपैड जिसको आप पॉइंट करोगे ना तो माउस जैसा ही काम करेगा। तो एक तो होती है माउस कीज, नेक्स्ट होती है जनरल टैब मतलब सारे यूजर्स के लिए ये बेटर रहती है। इसमें क्या होता है, एक सीरियल कीज होती है। सीरियल कीज एक ऐसा एक्सेसिबिलिटी फीचर है जिसकी वजह से जिन लोगों को कीबोर्ड या फिर माउस या फिर दोनों यूज करने में डिफिकल्टीज आती है तो वो कुछ स्पेशल डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिप, पफ, ब्रेथ स्विचेस, ताकि वो कंप्यूटर को इनपुट दे सके बहुत सारे सीरियल पोर्ट्स की वजह से। तो ये कुछ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स थे जिसकी वजह से जिन लोगों को डिसेबिलिटी है या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिनको माउस कीबोर्ड यूज करने में दिक्कत आती है, तो वो सब लोग इस तरीके से भी एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स से भी इजीली कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेशन नंबर 1। बढ़ते हैं सेशन नंबर 2 की तरफ, विच इज नेटवर्क फंडामेंटल्स। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, इंडिया टू इंडिया या फिर इंडिया टू अब्रॉड ऐसे, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केबल्स एंड सैटेलाइट। अब काफी सारे नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं। सबसे पहला होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, नेटवर्क जिसमें सारे कंप्यूटर्स का इक्वल स्टेटस हो उसको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। और जनरली इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज एन इक्वली कॉम्पिटेंट सीपीयू। और हर एक कंप्यूटर का, जैसे ऐसे नेटवर्क होते हैं पीयर टू पीयर, हर एक कंप्यूटर का एक अलग से सीपीयू होता है, मेन सीपीयू होता है। अगला है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नेटवर्क जो होते हैं ऐसे कंप्यूटर्स, इन नेटवर्क में ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि स्पेशल कामों के लिए बने हैं, जैसे कि मान लो फेसबुक है, अमेजोन है, गूगल है। तो इन सब में जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं ना वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होते हैं। वो स्पेशली इसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि वो उन लोगों की, फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसे कंपनीज की डिमांड को या फिर स्टोरेज को स्टोर कर सके, है ना। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें कंप्यूटर जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो तो सर्वर होता है, और जो लोग ये सर्विसेज को यूज करते हैं वो लोग क्लाइंट होते हैं, ठीक है। सो ये तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। और पीयर टू पीयर नेटवर्क में नॉर्मल कंप्यूटर्स जो कि हम लोग यूज करते हैं वो सब आते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले होता है लैन। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया जैसे कि घरों में, स्कूल में, कंप्यूटर्स, ऑफिस बिल्डिंग में जो नेटवर्क यूज होता है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसमें सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के। नेक्स्ट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, बहुत सारे एक सिटी के या फिर पूरे टाउन के जितने भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स हैं वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, जब ब्रॉड एरिया होते हैं ना, जैसे कि नेशनल, पूरा देश ही यूज कर ले, वो वाले कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं एक नेटवर्क में, उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। एडवांटेजेस क्या है नेटवर्किंग के, वो देखो, हम डाटा शेयर कर सकते हैं, कोई भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, हार्डवेयर की शेयरिंग कर सकते हैं जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर वगैरह। उसके बाद इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन। बात करते हैं इंटरनेट क्या होता है, एक ग्लोबल सिस्टम है जो कि हर कंप्यूटर में इंटरकनेक्ट हो जाता है एक इंटरनेट के प्रोग्राम के तहत, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहते हैं। और पूरे जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं, बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, वो इंटरनेट को यूज कर करके काफी सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, इंटरनेट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूज होता है, रिसर्च के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, मेल को रिसीव करना, सेंड करना, और गेम्स को प्ले करना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना, ये सब। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, WWW या फिर W3 भी बोल सकते हैं इसको। और इसकी वजह से बहुत सारी वेबसाइट्स जो है बन सकती हैं, और वेबसाइट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक, वो सारी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है, जैसे मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल वगैरह, जिसकी वजह से हम कुछ सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, दैट इज वेब ब्राउजर। वेब सर्वर क्या होता है,
वही एक स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं जिसके अंदर दुनिया भर की वेबसाइट्स जो है स्टोर रहती हैं और उन वेबसाइट की फाइल्स भी। नेक्स्ट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, जिसकी वजह से हमारे फोन्स लैपटॉप में इंटरनेट रिचार्ज हो जाता है, जैसे कि एयरटेल, बीएसएनएल, एमटीएस, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, इस तरीके से। और मॉडेम क्या होता है? मॉडेम वही राउटर जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये याद कर लेना कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ना, वो हमारे मॉडेम की फॉर्म में आ जाते हैं, मॉडेम के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं, और मॉडेम की फॉर्म से डिजिटल सिग्नल्स आ जाते हैं, वाइस वर्सा हो जाता है ना। अब क्या होता है, कॉमन टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी देखते हैं। सो अलग अलग टाइप की इंटरनेट कनेक्टिविटी है आज के ज़माने में, जैसे वायर्ड भी है और वायरलेस भी है। जैसे कि यहाँ पर आई गेस, अब आपको आई गेस थोड़ा सा दिख रहा होगा, है ना। डायल अप टेक्नोलॉजी वायर्ड होती है, डीएसएनएल भी वायर्ड होती है, केबल इंटरनेट भी वायर्ड होता है, लेकिन 3G, वाईमैक्स और वाईफाई जो है वो वायरलेस होता है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी इसके अंदर बताया हुआ था। सम ऑफ द कॉमनली, जो कॉमनली यूज इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसके बारे में पढ़ते हैं। डायल अप कनेक्शंस कौन से होते हैं? ये बहुत स्लो हैं और बहुत सारे जगहों पे ये भी लगे हुए हैं, लेकिन इनको रिप्लेस किसने किया है? डीएसएल या फिर केबल मॉडेम ने, यानी कि राउटर वगैरह आ गए थे। अगला है डीएसएल, इसकी फुल फॉर्म देखो, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, ये याद कर लेना ना। ये इंटरनेट आपको प्रोवाइड करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को लोकल टेलीफोन नेटवर्क में भेज के, वो ऐसे ही काम करते हैं। केबल इंटरनेट नेटवर्क तो आपको पता ही है, ये केबल की फॉर्म्स में होता है, केबल के थ्रू इंटरनेट आता है आपका। और 3G, इसमें क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? थर्ड जनरेशन। और ये सारे के सारे मोबाइल फोन्स में इंटरनेट चलता है। वाईमैक्स क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंटरकॉपेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इसमें क्या होता है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से बहुत सारी सिटीज में वाईफाई फैल जाता है, और वाईफाई सॉरी इंटरनेट फैल जाता है। और वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। साइंटिस्ट ना एक चीज पे काम कर रहे थे और उन्होंने अचानक से बाय मिस्टेकली वाईफाई का इन्वेंशन कर दिया था। तो ये पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, जैसे कि कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन में डाटा को बहुत बड़े एरिया तक या फिर नेटवर्क तक वायरलेसली यूज किया जा सकता है। बढ़ते हैं इसी के साथ साथ सेशन नंबर 3 पे, विच इज इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है? ये एक तरीके की ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो कि इंटरनेट के ऊपर ही हो जाती है और सेंडर रिसीवर आपस में बात कर सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। अब दो टाइप की है ये, पहला है एप्लीकेशन बेस्ड और दूसरा है वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड क्या होता है कि आपके सिस्टम में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टेंट मैसेजिंग का डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, जैसे कि गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडोज लाइव मैसेंजर, रेडिफ बोल, इस तरीके से। और दूसरा होता है वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग। ये कौन सी होती है कि आपके ब्राउजर्स होते हैं, जैसे कि लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम्स, तो इन सब चीज़ों पे आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हो, लाइक वीबो, याहू मैसेंजर फॉर वेब, एमएसएनएल वेब ब्राउजर और आईएमओ, इस तरीके से। अगला देखते हैं क्या फीचर्स है इंस्टेंट मैसेजिंग के। एक तो आप एक से ज़्यादा लोगों को टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर्स कर सकते हो, मैसेज हिस्ट्री जो है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सेशन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, चैटिंग विद अ कॉन्टैक्ट। अगर गूगल टॉक से, है ना, गूगल टॉक पहले ज़्यादा यूज़ होता था, अब कम यूज़ होता है। गूगल टॉक एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है और इसमें क्या होता है, बहुत सारे टेक्स्ट वॉइस कम्युनिकेशंस बनाए थे गूगल आईएनसी ने। गूगल टॉक भी वीडियो कॉल्स के लिए काम आ सकता है, आता भी है और फ्री है। हर एक एप्लीकेशन की तरह ये भी अवेलेबल है और आप लोगों को गूगल टॉक डाउनलोड करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू चैट, है ना। मान लो आपको कोई भी कॉन्टैक्ट गूगल टॉक पे होगा और आपको उससे बात करनी है, तो आपको गूगल टॉक पे दिख जाएगा। अगर वो ऑनलाइन होगा तो उसके आगे ग्रीन डॉट ऐसे शो हो जाएगी, दैट गूगल टॉक पे ये जो इंसान है वो भी एक्टिव है। एंड यू कैन सेंड मैसेजेस लाइक इन फॉर्म ऑफ वीडियो कॉल और इन फॉर्म ऑफ ऑडियो कॉल्स और इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस, है ना। तो ये सब आप कर सकते हो। और जनरल रूल्स क्या होते हैं वाइल चैटिंग, वो हम देख लेते हैं। मैसेजेस जो है आपके शॉर्ट होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। आपको सबसे पहले अपने नाम से इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि मैं हूँ कौन, और उसके बाद अगर आपका स्क्रीन नेम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इन दैट केस आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। और आपको
पूछना नहीं है कि आप मुझसे बात कर लो सबसे पहले उस इंसान से, है ना? ऑलवेज़ आस्क इफ द पर्सन हैज़ टाइम टू चैट फर्स्ट। सबसे पहले आपको पूछना है कि आप फ्री हो या फिर बिज़ी हो, इस तरीके से। डोंट टाइप योर मैसेज इन अपर केस, मतलब कैपिटल लेटर्स में अपने मैसेजेस को टाइप मत करना, क्योंकि वो र्यूड लगता है। और उसके बाद लोगों को टाइम देना चाहिए रिप्लाई बैक करने का। नेक्स्ट इज़ सेशन नंबर 5, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस, जिसको हम ब्लॉग कहते हैं। वो आपने देखा है, ब्लॉग का एक साइन होता है बी, ऑरेंज ऑरेंज कलर का, वो होता है ब्लॉग, है ना? उस पे क्या होता है, ये एक तरीके की जो जिन लोगों को टेक्नोलॉजी आती है या फिर नहीं भी आती, दोनों टाइप के लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ऑनलाइन पर्सनल डायरी की तरह है। आपको जिस चीज़ के बारे में भी नॉलेज है, आप उसके बारे में पैराग्राफ लिख के इस पे पोस्ट कर सकते हो और लोग इसको पढ़ेंगे, दैट इज़ ब्लॉग। और काफ़ी सारे ब्लॉगिंग के पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री हैं, जैसे कि वर्डप्रेस.com, ब्लॉगर.com, blog.com, weebly.com और www.blogsome.com। वर्डप्रेस एक ऐसी वेब सर्विस है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सुंदर वेबसाइट्स या फिर ब्लॉग बना सकते हो, थीम्स की वजह से, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। और कैसे आप वर्डप्रेस पे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो वो देखो। ओपन द वेब ब्राउज़र, सबसे पहले आपको कोई भी वेब ब्राउज़र खोलना है, जैसे कि गूगल क्रोम। उसके ऊपर ये जो आपकी लिंक है वो टाइप करनी है। फिर आपको एक यूनिक एड्रेस बनाना है अपनी वेबसाइट का वर्डप्रेस ब्लॉग पे, और इस एड्रेस की वजह से आपकी साइट जो है ओपन होगी, है ना? आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है अपने ब्लॉग को मैनेज करने के लिए, ईमेल एड्रेस एंटर करना है और उसके बाद आपको करना है क्लिक टू क्रिएट ब्लॉग। फिर आपको एक जो आपने ईमेल डाला था उसके ऊपर एक मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, उसकी वजह से आपका जो ब्लॉग है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ब्लॉग जो है फिर वो रेडी टू यूज़ हो जाएगा। आप वर्डप्रेस पे पोस्ट कैसे बनाते हैं? वर्डप्रेस अकाउंट पे आप लॉगिन करोगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो आपने अभी ऊपर बनाया था, फिर पोस्ट पे क्लिक करोगे, न्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे, टाइटल डालोगे एंड उसके बाद आपको जो कंटेंट शेयर करना है वो आप कंटेंट शेयर कर सकते हो, वीडियोज़, फोटोज़ ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट भी लगा सकते हो। और उसके बाद आप जैसे अपना टाइप फिनिश कर दो तो आप पब्लिश कर देना अपनी पोस्ट को, जिसकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड को अब विजिबल होगी, ठीक है? अब हम आते हैं ब्लॉग सेशन नंबर 6 पे, यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। अब कई लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता, तो क्या फिर भी वो ऑनलाइन डायरी या फिर ऑनलाइन ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं? यस, उनके लिए भी कुछ वेबसाइट्स है जो कि ऑफलाइन रन करती हैं, लाइक क्यूमाना, विंडोज लाइव राइटर, ब्लॉग डेक्स, ब्लॉगजेट, मार्स एडिट, इस तरीके से। ओके, सेशन नंबर 7 में क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कैसे होती हैं? जैसे इंटरनेट पे आप पैसा भेज रहे हो, सेंड एंड रिसीव कर सकते हो, तो होती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं? एक तो आपकी ट्रांजेक्शन स्पीड है, होती है, कन्वीनियंस होती है, चोरी का कम खतरा रहता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। जैसे कि काफ़ी सारी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, लाइक पहली है IRCTC, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अब यहाँ पर आप अपनी फ्लाइट और ट्रेन की टिकट्स बुक कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे आप ऑनलाइन शॉपिंग के वजह से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ईबे पे आप बाय एंड सेल गुड करके आप कमा सकते हो, सॉरी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। रेड बस पे आप कोई भी बस की टिकट्स जो है बुक कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग पे भी आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो चलता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर ऑनलाइन शॉपिंग किस सिचुएशन में यूजफुल है वो देख लेते हैं। अगर एक कस्टमर के पास टाइम नहीं है कि वो स्टोर में जाए, मार्केट में जाए, या फिर एक प्रोडक्ट अगर वो देखे कि स्टोर वाला प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा महंगा है और ऑनलाइन तो सस्ता है, उस केस में भी वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। अगर एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ऑनलाइन शॉपिंग ही करेगा। अब हम बात करते हैं सेशन नंबर 8, इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट की सिक्योरिटी भी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि इंटरनेट सिक्योरिटी कंप्यूटर सिक्योरिटी की ब्रांच है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है, और इसका मेन मकसद क्या है कि इंटरनेट के ऊपर जितने भी अटैक्स होते हैं उसके लिए रूल्स एंड मेजर्स को मेंटेन करके रखा जाए और उनको प्रैक्टिस करा जाए। सिक्योरिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी है कि आपको अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, उसे हर 2-3 हफ्ते में चेंज करते रहना चाहिए। एक एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए ताकि आपका जो डेटा है वो प्रोटेक्ट रहे अनऑथराइज्ड यूज़र से। और उसके बाद आपको कभी भी अपना यूज़र नेम या फिर पासवर्ड जो है वो दूसरे कंप्यूटर्स पे सेव नहीं करना चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए। ब्राउज़र की जो कुकीज़ है वो क्लियर करते रहना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को अप टू डेट या फिर अपडेटेड रखना चाहिए। फायरवॉल्स को इंस्टॉल करना चाहिए। और उसके बाद आप कभी भी
अननोन सोर्सेस से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहिए, और जितना भी आपके पास अनवांटेड या फिर अननोन एप्लीकेशंस है उनको रिमूव कर देना चाहिए, और ब्राउज़र्स में जितना भी डाटा स्टोर है वो क्लियर कर देना चाहिए। और पासवर्ड अब आप स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हो? 12 से लेकर 14 के कैरेक्टर्स उसके अंदर होने चाहिए, और उसके बाद आपको जैसे कोई आपका निकनेम हो गया, कोई आपका रिलेटिव या फिर पेट नेम हो गया, तो उन सब चीज़ों पे आप पासवर्ड मत रखना, क्योंकि वो ईज़ी टू गेस होते हैं। आपका सिंबल्स और नंबर्स जो हैं वो आपको इंक्लूड करना है, कुछ कैपिटल और लोअर केस भी यूज़ करना है, और कुछ ऐसे भी यूज़ करने चाहिए जैसे स्पेशल वर्ड्स नहीं होते, एट द रेट और इस तरीके के साइन, बहुत सारे ऐसे-ऐसे साइन्स, परसेंटेज का साइन, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और सेम पासवर्ड आप मल्टीपल साइट्स के लिए यूज़ मत करो, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। सो इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, अपना पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, है ना? और एक और नोट दिया हुआ है यहाँ पे, ये एक वेबसाइट का नाम है www.strongpasswordgenerator.com। इसकी वजह से आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। जैसे कि इंटरनेट पे बहुत सारे ऑनलाइन थ्रेड्स चल रहे हैं, लाइक फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग, तो इसकी वजह से आपको अपना जो पासवर्ड है यहाँ से बनवा लेना चाहिए, या फिर आप खुद ही दिमाग लगा के बना सकते हो। और आप अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फाबेट भी और न्यूमेरिकली भी कॉम्बिनेशन में आप कोई पासवर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हो, ताकि वो ईज़ी टू क्रैक ना हो, है ना? तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और उसके बाद अब हम आते हैं सेशन नंबर 9 की तरफ, मेंटेनिंग वर्क प्लेस सेफ्टी। अब आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर कैसे सेफ्टी बनाई जा सके, तो वो देखो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑफिस को ये कुछ रूल्स या फिर सेफ्टी रूल्स बनाने चाहिए। जैसे कि अगर कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में तो हो सके कुछ ना कुछ बचाव, इंपॉर्टेंट एरियाज बनवाने चाहिए, और सारे एम्प्लॉयज़ को डेमोन्स्ट्रेशन या फिर ट्रेनिंग देनी चाहिए सेफ्टी रूल्स के लिए। लाइक जैसे कि बेसिक सेफ्टी रूल्स आपको बताए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो फायर सेफ्टी रूल्स जो है वो बताने चाहिए। जैसे कि फायर एस्केप प्लान्स, अगर मान लो बिल्डिंग में कहीं पे भी आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, और रेगुलर ड्रिल्स करवानी चाहिए, जो मॉक ड्रिल्स होती हैं वो, फायर अलार्म जो है वो हर जगह लगवानी चाहिए, है ना? वर्क स्पेस, ऐसा वर्क स्पेस रखो जहाँ पर कोई इंसान स्मोकिंग ना करे, और उसके बाद सेफ्टी इक्विपमेंट की ज़्यादा अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। फिर उसके बाद फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल, कि अगर कोई फिसल जाए तो क्या करना चाहिए। उस एरिया को आपको क्लीन रखना चाहिए, क्लटर फ्री, मतलब फैला हुआ नहीं होना चाहिए। वर्क स्पेस जो है प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड होना चाहिए, और वहाँ पर लाइट आनी चाहिए। नॉन स्लिपरी आपको चप्पलें पहननी है या फिर फुटवेयर पहनना है। फ्लोर को क्लीन एंड सूखा होना चाहिए, ऑयल स्पिल्स नहीं होना चाहिए, और हो भी जाए तो फटाफट से क्लीन करना चाहिए उसको। अगला है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स। इलेक्ट्रिकल के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आप कैसे सेफ्टी बरत सकते हो। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से आना चाहिए, और वर्कर्स को ट्रेन करना चाहिए कि कैसे आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सेफली ट्रेन करना चाहिए, मतलब कैसे हैंडल करना चाहिए। और जितने भी डैमेज या फिर डेंजरस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनको आपको रिप्लेस करवा देना चाहिए, ठीक है? जो आपके हीटिंग वाले इक्विपमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से थोड़े दूर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एड क्या होती है। जैसे मान लो अगर कोई भी इंसान इंजर्ड हो जाता है, उसको चोट लग जाती है और उसकी हमें जान बचानी है, तो फटाफट से पहले तो वैसे ही पट्टी कर दो। जब तक उसको इतनी देर तक पट्टी करे रखो या फिर इतनी देर तक उसका फर्स्ट एड करो जब तक उसे एक प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी ना मिल जाए, तब तक उसका फर्स्ट एड करो। मतलब ये एक लाइफ सेविंग ऑप्शन हो जाता है। कुछ रूल्स है फर्स्ट एड के, जैसे कि सबसे पहले जो इंजर्ड है, जिसको चोट लगी है, उसको समझाना है कि तुम शांत रहो, पैनिक मत करो, सब अच्छा है, और उनको वार्म रखो अगर उन्हें शॉक वगैरह लग जाता है तो। एंड डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक और नेक इंजरी। मान लो अगर किसी की बैक पे या फिर नेक पे इंजरी हुई है तो विक्टिम को मूव नहीं करना चाहिए। ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है? मान लो ऑक्यूपेशनल हजार्ड एक ऐसी इलनेस होती है, अगर तुम्हें काम करते करते, अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो और काम करते करते तुम्हें कोई चोट लग जाए, उसको हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं। तो जैसे कि कुछ फिजिकल हजार्ड होते हैं, केमिकल हजार्ड होते हैं, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, रेडियोलॉजिकल या फिर एग्नोमिक हैजार्ड्स, ठीक है? और उसके बाद हम आते हैं सेशन नंबर 10 पे, एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एक्सीडेंट क्या होता है। एक्सीडेंट एक अनप्लान्ड इवेंट होता है कि हमें नहीं पता होता कि आज एक्सीडेंट होने वाला है, और वो अचानक से ही हो जाता है अनवांटेड तरीके से, है ना? एक्सीडेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पे हो सकता है,
फिसल के या फिर फायर लग जाए तब, इंडस्ट्रियल डिसीज़ की वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, क्लिनिकल एक्सीडेंट या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट की वजह से। हैंडलिंग एक्सीडेंट कैसे आप हैंडल कर सकते हो, इनको बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना पड़ता है और दूसरों पे ब्लेम लगाए बिना आपको एक्सीडेंट को हैंडल करना पड़ता है। हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एसओपी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए एक्सीडेंट को हैंडल करने के लिए, जैसे कि सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, मेडिकल टीम होनी चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए और इमरजेंसी ड्रिल्स को फॉलो करवाते रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी क्या होती है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें जल्दी जल्दी कोई भी काम करना पड़ता है, उसको हम इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी में ऐसा हो सकता है कि कोई हमारे एम्प्लॉयज़ को धमका रहा है, डरा रहा है, कस्टमर्स को या फिर पब्लिक को कोई डरा रहा है, ऑपरेशंस को रोक देना या फिर एनवायरमेंटल और फिजिकल कोई चेंज आ जाना, उसको हम इमरजेंसी सिचुएशन कहते हैं। कैसी-कैसी टाइप की इमरजेंसी होती है वो देख लेते हैं अब हम। देखो, केमिकल स्पिल्स हो सकती है, हीट वेव आ सकती है, ड्रॉट हो सकता है, पेंडेमिक हो सकती है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है, फायर, फ्लड, थंडरस्टॉर्म या फिर लीकेज, केमिकल लीकेज या फिर कोई गैस की लीकेज हो जाए। तो ये सारे केसेस किसके होते हैं? इमरजेंसी के। और यहाँ पर हमें जल्दी-जल्दी एक्शन लेना होता है। और कुछ टाइप की इमरजेंसीज़ जिसके अंदर इवैक्यूएशन चाहिए होता है, इवैक्यूएशन चाहिए होता है, वो कौन सी होती है? फायर, एक्सप्लोजन, फ्लड, अर्थक्वेक, हरिकेन, टोर्नेडो, टॉक्सिक मटेरियल रिसीव, सिविल डिस्टर्बेंस या फिर वर्क प्लेस वायलेंस। अब इवैक्यूएशन क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज सेशन नंबर 11, यानी कि प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। कैसे आप वर्क के प्लेस पे अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हजार्ड एंड सोर्स ऑफ हजार्ड। हैज़ार्ड क्या होता है वो देख लेते हैं। हैज़ार्ड कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से कुछ भारी नुकसान हो सकता है। अपनी हेल्थ का या फिर अपनी जान का जोखिम भी हो सकता है। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल कैसे भी हैज़ार्ड आ सकते हैं। और इवैक्यूएशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस कि आप किसी भी इमरजेंसी में उस जगह को खाली कर दो, है ना? कंपनी को ऐसी जगह बनानी चाहिए कि अगर मान लो कुछ भी आ जाए तो ऐसी जगह होनी चाहिए। तो एक इवैक्यूएशन पॉलिसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि इमरजेंसी अगर हो जाए तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर लोग जो है वो जा सकें। फ्लोर प्लान्स होने चाहिए, है ना? और उसके बाद इवैक्यूएशन ड्रिल्स जो है टाइम टू टाइम करवानी चाहिए। हेल्दी लिविंग पढ़ लेते हैं। हेल्दी लिविंग का क्या मतलब होता है कि आप हेल्दी एनवायरनमेंट में हो अपने घर पे भी और जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे भी लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो जाए और वो लोग वेल बीइंग रहने लग जाए। और हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या आता है कि आप अच्छे से खाना खा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हो, हेल्दी माइंड रख रहे हो, अच्छे से सो रहे हो और अपना गोल भी सेट कर रहे हो। तो इसी के साथ साथ फाइनली हमारे जो बड़ा सा चैप्टर है वो एक खत्म होता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर था, आई नो, बट इसलिए थोड़ा ईज़ी भी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए प्यारे-प्यारे से तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।